हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबका मुंह मीठा कराने जा रहा हूं बिकॉज आज का टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ बलरामपुर चीनी। जी, मैं तो ये कंपनी के बारे में पढ़ने में बहुत एक्साइटेड था बिकॉज जितनी नई चीज़ें मुझे पता लगी अबाउट यूज़ ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन, तो ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। इवन दो हम शुगर प्रोडक्शन इंडस्ट्री के बारे में और फाइनेंसेस के बारे में भी जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि बलरामपुर चीनी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर्स है। ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और ये एक सेगमेंट एथेनॉल प्रोडक्शन में भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी का ओवरव्यू क्या है, इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है इस कंपनी की, इसके फाइनेंशियल्स कैसे दिख रहे हैं एंड व्हाट्स द वे अहेड फॉर अ पॉसिबल इन्वेस्टमेंट इन बलरामपुर चीनी। हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बलरामपुर चीनी मिल्स की हिस्ट्री जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी शुरू कैसे हुई थी और किस टाइप का काम ये आज कर रही हैं। तो ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 1975 में, जब इनकी डेली क्रशिंग कैपेसिटी ऑफ शुगर थी रफली 800 टन्स पर डे की। आज इतने सालों बाद इनकी कैपेसिटी 100 गुना हो गई है एट रफली अबाउट 76,500 टन्स पर डे। लेकिन ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर ही नहीं, इसकी कई और आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स भी हैं इस कंपनी को जानने के या मानने के। आपको जान के हैरानी होगी कि कंपनी के 10 प्लांट हैं यूपी में और ये 6 लाख फार्मर्स को टच करता है, उनकी लाइव्स को इम्पैक्ट करता है। लेकिन उससे ज़्यादा ये एक ऐसी कंपनी है इंडिया की जिन्होंने सबसे पहली बार शुगर प्रोडक्शन के साथ साथ एक पोटेंशियल आइडेंटिफाई करा एथेनॉल प्रोडक्शन का, जो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सेगमेंट अब बनता जा रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। और आज की डेट पे इनके पास 520 किलोलीटर पर डे एथेनॉल प्रोडक्शन की भी कैपेसिटी है। कंपनी के मेजरली 3 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है। पहला है शुगर प्रोडक्शन, दूसरा है एथेनॉल और तीसरा है कोजेनरेशन। एथेनॉल के यूजेस होते हैं, एक ऑफ कोर्स डिस्टिलरी में शराब या अल्कोहल बनाने के लिए, और दूसरा होता है फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या ग्रीन फ्यूल मतलब लेस पोल्यूटिंग फ्यूल बनाने के लिए, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में और आगे बताने जा रहा हूं। कोजेनरेशन एक ऐसा ऑपरेटिंग सेगमेंट है जहां पे शुगर प्रोडक्शन की कुछ बाय प्रोडक्ट्स को यूज करके हम फ्यूल बनाते हैं, हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है बलरामपुर चीनी मिल्स अपने इंटरनल प्रोडक्शन के लिए, और जो भी सरप्लस है उसको ग्रिड को वापस बेच देता है। तो अगर आप देखेंगे रेवेन्यू का ब्रेकअप अमंग दीज 3 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, तो 78% of the revenue actually comes from sugar production, 14% comes from the ethanol business and the remaining comes from cogeneration. However, अगर आप profitability देखेंगे उसके अंदर 50% of the profits are actually coming from the ethanol business, which is why the company's focus is on really building capacities in this segment which has ह्यूज पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी के 10 प्लांट्स हैं, 10 के 10 यूपी में, जिनमें से 2 सबसे बड़े प्लांट्स हैं बलरामपुर और बबनन। अगर आप देखेंगे टोटल शुगर क्रशिंग कैपेसिटी में ये दोनों प्लांट्स कंट्रीब्यूट करते हैं रफली 28%, और ये 50% ऑफ द डिस्टिलरी कैपेसिटी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बलरामपुर इनका मदरशिप प्लांट है, मतलब जहां से पूरी कहानी बलरामपुर चीनी की शुरू हुई थी 1975 में। अगर आप को जेनरेशन के सेगमेंट्स में देखेंगे तो इंस्टॉल्ड को जेनरेशन कैपेसिटी है 278 मेगावाट्स की और सेलेबल कैपेसिटी है 168 मेगावाट्स की। इसका मतलब ये 278 मेगावाट्स जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ है जो ये बाहर बेच देते हैं और बाकी सारी ये इंटरनल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर हम शुगर सेगमेंट की बात करें तो आप देखेंगे डिस्पाइट रेवेन्यूज बीइंग 78% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, ऑपरेटिंग मार्जिन में शुगर सेगमेंट का बस 6.2% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि बहुत कम है। दिस इज डिस्पाइट बलरामपुर चीनी हैविंग द बेस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि शुगर प्रोडक्शन कितना ही महंगा एक बिजनेस है जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी कम रह सकते हैं। अब इन्होंने अपनी कॉस्ट कैसे कर्टेल करी? इन्होंने कर्टेल करी बिकॉज इनके ज़्यादातर फार्मर्स सारे यूपी में है। यूपी में बहुत ज़्यादा रफली 1/3 ऑफ द कंट्रीज शुगर प्रोडक्शन की जाती है।
सारे फार्मर्स आसपास हैं तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में सेविंग हो जाती है, पावर जनरेशन में सेविंग हो जाती है, इसलिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से ये प्रॉफिटेबल हैं इस बिजनेस में। ये शुगर प्रोड्यूस करते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, इसलिए हाई क्वालिटी शुगर इंडिया में जो बेची जाती है फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन और B2B कंजम्पशन, उन सारे एरियाज में और सेगमेंट्स में ये लोग फोकस करते हैं। डिस्टिलरी बिजनेस को अगर हम समझना चाहें तो इवन दो इट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 14% ऑफ इट्स रेवेन्यू, लेकिन आधा प्रॉफिट तो इसी बिजनेस से आ रहा है। अब हम ये समझते हैं कि एथेनॉल प्रोडक्शन शुगर प्रोडक्शन से लिंक्ड कैसे है। तो शुगर प्रोडक्शन में मोलासेस प्रोड्यूस होते हैं, ये शायद आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो। तो वो मोलासेस को डिस्टिलरी में डाल के इंडस्ट्रियल यूज अल्कोहल बनाया जाता है। ये अल्कोहल ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में काफ़ी सारे यूजेस हैं जिसके लिए यूज़ होती है। उसके अलावा ये एक बायोफ्यूल भी है। कैसे? तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि अगर आप पेट्रोल के साथ थोड़ा सा ग्रीन फ्यूल जो ये एथेनॉल प्रोड्यूस होता है उसको मिक्स कर दें तो पोल्यूटिंग कैपेबिलिटी ऑफ फ्यूल रिड्यूस हो जाती है। ये है बेनिफिट ऑफ एथेनॉल। कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी एथेनॉल में है 520 KLPD की, KLPD यानी किलोलीटर्स पर डे की, और कंपनी के सारे यूनिट्स चल रहे हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की कैपेबिलिटी पे। अब हम ये समझ लेते हैं कि शुगर प्रोडक्शन का बिजनेस ग्रीन फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस से कैसे कनेक्टेड है। तो अगर कभी आपने गन्ने का जूस पिया है तो आपने देखा होगा गन्ने को जब मशीन से निकालते हैं तो उसके बाद एक फाइब्रस सा भूसा सा वेस्ट बच जाता है, काफ़ी सूखा गन्ना, उसे कहा जाता है बगैस। इंग्लिश का वर्ड है BAGASSE। ये बगैस को यूज़ करा जाता है पेपर प्रोडक्शन के लिए, फूडवेयर प्रोडक्शन, मतलब कोई अगर आप देखेंगे डिस्पोजेबल प्लेट्स बन रही हैं या कटोरियाँ बन रही हैं उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है एज अ बायोफ्यूल टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए बलरामपुर चीनी क्या करती है, ये इस बगैस जो ऑफकोर्स शुगर प्रोडक्शन में बहुत सारा उनके पास पड़ा होगा, उसको वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। दिस इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 8% ऑफ देयर रेवेन्यूज एंड 8% ऑफ देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ये इलेक्ट्रिसिटी कुछ तो वो अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ करती हैं और बाकी सारी वो ग्रिड को बेच देती हैं। इसके अलावा बलरामपुर चीनी में ऐश वेस्ट भी जनरेट होता है एज अ बाई प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। अगर आप शुगर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो आप जानेंगे कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, और इंडिया में इनफैक्ट शुगर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है दुनिया की इन ओवरऑल शुगर कंजम्पशन टर्म्स, जिसमें से 35% एक्चुअली होती है डोमेस्टिक यूज़ के लिए और रिमेनिंग 65% होती है B2B यूज़ के लिए। माने हो सकता है हलवाई शॉप्स या फूड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो ये शुगर प्रोडक्शन हर साल एक CAGR 1% से इंडिया में बढ़े जा रही है। लेकिन आपको तब भी जान के हैरानी होगी कि पर कैपिटा शुगर कंजम्पशन अगर आप देखेंगे तो इंडिया में है 19 kgs पर ईयर की, जबकि वर्ल्ड एवरेज है 23 kgs पर ईयर। तो डिस्पाइट इंडिया कंज्यूमिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, इट्स पॉसिबली ओनली बिकॉज ऑफ द शेयर साइज ऑफ आर पॉपुलेशन। एक बंदा, एक इंसान इंडिया में 19 किलो चीनी खा जाता है एक साल में, लेकिन वर्ल्ड का एवरेज अगर 23 किलो का है तो आप मान सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ेंगी तो इंडिया में भी शुगर की डिमांड कैसे बढ़ती जाएगी। इंडिया में एथेनॉल इंडस्ट्री को समझने के लिए मैं बस आपको एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसमें वो फोकस कर रहे हैं कि 2025 तक कोशिश करें कि जितनी व्हीकल्स हैं जो पेट्रोल पे चलती हैं उनमें 20% एथेनॉल को ब्लेंड करा जाए। इस ब्लेंडिंग की वजह से फ्यूल की पोल्यूटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब हम ओवरऑल ग्रीन हाउस इमिशन और पोल्यूशन इंडिया में कम कर सकते हैं अगर हम फ्यूल के साथ, कार फ्यूल के साथ 20% एथेनॉल मिला दें। इसी रीज़न से आप देखेंगे कि करंटली जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट या डिमांड है मार्केट में वो डबल हो जाने वाली है 2025 तक। और ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए कार मैन्युफैक्चरर्स को अपने इंजन में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क या चेंज नहीं करना पड़ता। माइनर सा चेंज होता है जिसमें पर कार एक एडिशनल कॉस्ट बनती होगी 1000 से 5000 रुपये की। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट की चेंज नहीं है इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग और एथेनॉल की कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, जहाँ पे ऑलमोस्ट डबल का पोटेंशियल है 2025 तक। अब फाइनेंशियल्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो बलरामपुर चीनी को हम कंपेयर करेंगे श्री रेणुका शुगर्स और EID पैरी से।
जिसमें अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो बलरामपुर चीनी का क्लोजेस्ट कंपेटिटर इज EID पैरी, with both of them having a market cap of roughly 8,600 crores. PE रेशो बलरामपुर की है 20.5 की, प्राइस टू बुक रेशो है 3.36 की, और डेट टू इक्विटी रेशो है 0.12 की। अगर इसको आप EID पैरी से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि इनकी PE रेशो, प्राइस टू बुक रेशो ज़्यादा है, और डेट टू इक्विटी रेशो एक्चुअली बेटर है। करंट रेशो भी बलरामपुर चीनी की 4.2 पे 1.34 ऑफ EID पैरी से बेटर है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18.8% के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, एज इज दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। 5 ईयर्स सेल्स CAGR को भी देखें तो बलरामपुर ने दिया है 11.8%, जबकि EID ने दिया है 3.89% का। मुझे समझ आ रहा है कि बिकॉज ऑफ बलरामपुर's अर्ली मूव टुवर्ड्स एथेनॉल प्रोडक्शन, मे बी द फाइनेंशियल्स लुक बेटर बिकॉज ऑफ दैट वन रीजन। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हम जो देखेंगे, दो पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक है टुवर्ड्स शुगर प्रोडक्शन, दूसरा टुवर्ड्स एथेनॉल। तो शुगर में कंपनी ने इतनी बढ़िया इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर ली हैं बिकॉज यूपी में जहां पूरा फोकस है, 1/3 ऑफ द कंट्री शुगर प्रोडक्शन इज इन यूपी, वहां पे इन्होंने 10 प्लांट सेटअप कर लिए हैं। फार्मर्स के साथ बिल्कुल सेम लोकेशन में ये प्लांट्स लगाए गए हैं, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करा है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को रिड्यूस करा है। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल कंपनी ने बहुत अच्छी तरह अचीव करे हैं टू मेक शुगर प्रोडक्शन इवन प्रॉफिटेबल, विच इज़ अ टास्क इन इटसेल्फ। उसके अलावा साथ के साथ एथेनॉल पे फोकस करना, जो एक हाई प्रॉफिटेबिलिटी, हाई ग्रोथ एरिया है, वो भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है कंपनी की। उसके अलावा आप समझ ही सकते हैं कि मैंने आपको बताया शुगर की प्रोडक्शन और डिमांड कंट्री में बढ़ रही है, एथेनॉल की डिमांड बढ़ रही है। तो इस पर्सपेक्टिव से कंपनी ने अपने आप को मोल्ड करा है टुवर्ड्स चेंजिंग ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी। लेकिन साथ के साथ अगर आप वीकनेस को देखेंगे तो कंपनी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंस ऑन वेदर, डिपेंडेंस ऑन यील्ड ऑफ द फार्मर्स और बाकी सारी कई प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके अलावा यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां कई लोग मानते हैं पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी भी रहती है बिकॉज ऑफ वेरियस पॉलिटिकल रीजंस। तो ये कंपनी की एक वीकनेस भी है। उसके अलावा एक और पॉसिबल वीकनेस कुड बी दैट 2025 के बाद या 26 के बाद ये माना जा रहा है कि शायद एथेनॉल की डिमांड थोड़ी सी मार्केट में स्टेबलाइज हो जाएगी और उस पीरियड के बाद शायद उस रेट से ग्रो ना कर पाए जितना अभी सोचा जा रहा है। इसी के साथ साथ चलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं ग्रो के चैनल पे। इसके साथ साथ ग्रो प्लस नाम का एक और चैनल शुरू करा है जहां पे मैं सार्थक आहूजा आके आपको कई इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, जैसे हेल्थ, करियर, पर्सनल फाइनेंस, अपार्ट फ्रॉम ऑल द फंडामेंटल एनालिसिस जो आप ग्रो के चैनल पे देखते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप प्लीज़ ग्रो प्लस के चैनल पे भी जाके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और देखिए हमने उधर कैसा और कंटेंट बनाया हुआ है। अब जाने से पहले मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, विच इज़ जब हम आपके लिए ये वीडियोस लेकर आते हैं, कोई स्पेसिफिक कंपनी का एनालिसिस करते हैं फॉर योर बेनिफिट, द आइडिया इज़ टू नॉट टू टेल यू कि आप जाके इस कंपनी का स्टॉक खरीदिए या बेचिए। द आइडिया इज़ टू एजुकेट यू इन अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने में आपको कौन सी चीज़ों को देखना चाहिए। और इस वीडियो के बाद अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं फाइनेंस के या इन्वेस्टिंग में एक अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ जाके बलरामपुर चीनी के बारे में खुद रिसर्च करिए, खुद जानिए, और जो कोई नया फैक्ट मिले वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.